तो एक पॉइंट है कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस में कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, उस लाइन का मतलब, और पेमेंट फॉर नॉन ग्रेट्यूशियस सर्विसेज, एक ही बात। मैंने पास्ट में किसी को वॉलंटरली कोई सर्विस दी, जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट आई कि मैम एग्जाम फॉर्म्स की आज लास्ट डेट है, मेरा डेबिट कार्ड नहीं चल रहा, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा मेरे डेबिट कार्ड से पे कर दो। एंड नेक्स्ट डे जब मैंने उससे पैसे डिमांड किए, उसने कहा मैम हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मुझे लगा आप मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक पास्ट वॉलंटरी सर्विस है, या फिर ये एक नॉन ग्रेटूशियस सर्विस। दोनों लाइंस का एक ही मतलब है। जो आपने कल समरी चार्ट बनाया था उसके साथ दूसरा वर्ड भी लिख लो, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो हमने समरी चार्ट बनाया था कल एक्सेप्शंस का, कि हमें कैसे याद रहेगा कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं कि बिना कंसिडरेशन की भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो उसमें हमने लिखा था गिफ्ट से रिलेटेड है तीन चीजें, ए बी और दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। गिफ्ट से रिलेटेड तीन चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तीन कंडीशंस थी। पार्टीज मस्ट बी इन रिलेशन टू ईच अदर, रिलेटेड होने चाहिए, राइटिंग होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर था ए बी, ए से एजेंसी, बी से पेड। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में था टाइम बार्ड डेट, अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है टाइम बार्ड डेट पे करने का, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर इसकी एक कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए। कंडीशन क्या है? राइटिंग में होना चाहिए। अगर राइटिंग में होगा तभी प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट वैलिड होगा। और इसका लास्ट पॉइंट था पेमेंट फॉर नॉन ग्रेट्यूशियस सर्विसेज, इसी का दूसरा नाम है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। उसके साथ जैसे कि मान लो अगर मैं हॉस्पिटल गई किसी काम से, एंड मैंने रिसेप्शन पे देखा कि एक लड़का कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर प्लीज मेरे मदर का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारा रूल है जब तक हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। तो वो लड़का कह रहा है कि आप एक बार ट्रीटमेंट शुरू कर दो, मैं घर से पैसे लेके आऊंगा, तब तक ऐसा ना हो कि एक इंपॉर्टेंट टाइम का लॉस हो जाए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके भी हाथ पे पे कर देती हूँ। सो इट इज अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इट इज अ नॉन ग्रेट्यूशियस सर्विस। यहाँ पे बिना कहे ही अपने आप ही एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैं कोई चैरिटी नहीं कर रही हूँ, वो बाद में मुझे इसके लिए पे करेगा, मैं सिर्फ एक हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ना हमने आज आंसर राइटिंग सीखनी है। लॉ में एक तो चीज होती है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आंसर लिखना कैसे है। तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो हम स्टडी मटीरियल के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा गया। लेट मी जस्ट काउंट। नवंबर 19, मार्च 21, मार्च 19, अप्रैल 23, जून 24, 5 times 6, 7, 8, 9, 10। एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। इनफैक्ट अगला क्वेश्चन भी सेम चीज ही पूछा। देखो है क्या क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ने पूछा डिफाइन करो कंसिडरेशन क्या होती है, इसके रूल्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि जनरल रूल तो ये है कि अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड होगा, पर आप इसकी एक्सेप्शंस बताओ। थर्ड है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इस लाइन के ऊपर कमेंट करो। नेक्स्ट है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ, और ये बताओ ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। एंड नेक्स्ट है एक्सेप्शंस बताओ, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो सारे क्वेश्चंस में सेम बात ही पूछी गई है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। इसे अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे दैट जनरल रूल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा कि जनरल रूल क्या है, आमतौर पे रूल क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वैलिड कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। However, as per section number 25, there are certain exceptions when there can be a valid contract without consideration. ऐसे कुछ exceptional situations हैं जब बिना consideration के भी valid contract बनते हैं। फिर हम वो 8 points की लिस्ट लिख देंगे। 3 गिफ्ट से रिलेटेड है, ए बी वर्ड से 2 रिलेटेड है, और 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि सब लोग रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आया।
तो सबसे पहली चीज तो होती है ये पता करना कि इक्वेशन है किस बारे में, क्योंकि अब देखो हमारे सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं, 7 एक्ट हैं। हर एक्ट में इतने सारे रूल्स हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम ऐसे चार्ट्स बना रहे हैं ना, हमें अप्रोक्सीमेटली 40-50 चार्ट्स बनाएंगे। तो एग्जैक्टली पता करना कि कौन से चार्ट का कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है, वो सबसे पहली चीज है। उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचना। तो क्वेश्चन के एंड में पूछा गया है क्या एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, बताओ क्या कंक्लूजन है, होगा या नहीं होगा। सबको लगता है कि होगा हमेशा एनफोर्सेबल। वेरी गुड। हम लोग स्पेशली उन्हें बताएंगे कब एनफोर्सेबल होगा, अगर वो क्या होगा राइटिंग में। मैंने स्पेशली तो नोट्स में लिखवाया है, इससे ज्यादा समराइज करके क्या लिखवाऊं। हम जो बुक का कंटेंट है उसे 1/5 कर रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं। उस 1/5 में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसे में सोचो कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ होगा, वो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेशली टाइम बार डेट में सिंपल बात क्या लिखी कि जो टाइम बार डेट होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एक्ट। बट अगर कोई पर्सन राइटिंग में प्रॉमिस करे कि मैं टाइम बार डेट पे करूंगा तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये सेम क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में आया जो अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम में आया। हमारी बुक में भी क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में गया। देखो अगर ये हमें एग्जाम में आता हम इसे कैसे अटेम्प्ट कैसे करते। तो हम कोई भी आंसर लिखेंगे ना, उसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग फोकस करेंगे लॉ के ऊपर कि इस टॉपिक के बारे में एक्ट में क्या लिखा गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोचनी है एक्ट में क्या लिखा गया। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे फैक्ट्स के बारे में कि इस केस में हुआ क्या। थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कंक्लूजन। हर पैराग्राफ में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को आपका आइडिया आंसर पढ़ने में मन खुश होना चाहिए, उसे डिफिकल्ट ना लगे आपका आंसर इंटरप्रेट करना, उसे बहुत मजा आए पढ़ के। तो पहले पैराग्राफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट there are certain there cannot be a valid contract without consideration। हम उन्हें बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता बिना कंसिडरेशन। However, as per section number 25, a time barred debt which is not enforceable due to limitation act if promised to be paid in writing। अगर प्रॉमिस किया जा रहा है कि अब मैं इसे पे कर दूंगा, और प्रॉमिस कैसे किया जा रहा है राइटिंग में, शेल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से ना देखो जब कोई एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है उसे पता चल जाता है कि बच्चे को पेपर आता है कि ऐसे ही तुक्का मार रहा है कि ऐसे कुछ भी लिख रहा है उस टॉपिक के बारे में। इतना सा पैराग्राफ पढ़ के पता चल गया कि हाँ भी इसे सब क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है। मेन चीज क्या है हमारे आंसर की, प्रॉमिस टू बी पेड इन राइटिंग। मैंने उसी चीज को अंडरलाइन कर दिया कि सेक्शन 25 में एक एक्सेप्शन है कि अगर आप प्रॉमिस करोगे टाइम बाय डेट को पे करने का राइटिंग में, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब मान लो कोई आपका पेपर चेक कर रहा है, उसे मेन चीज ये हाईलाइट की हुई दिख रही है, उसे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ही इस केस में क्लियर हो गया। ये मेरा पहला पैराग्राफ बना। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। मिस्टर वाई ने जी को लोन दिया, जी ने डिफॉल्ट कर दिया एंड अब जी ने अग्री किया है कि वो सेटल कर देगा। हम लिखेंगे जी
defaulted a loan and later on promised to settle the full amount of time barred. तो पहले ना ओल्ड स्कीम में लॉ में 60 मार्क्स का लॉ होता था और 40 मार्क्स की इंग्लिश होती थी। उसमें नोटिस राइटिंग ऐसी कोई चीजें सिखाई जाती थी जो आपने पहले से ही 10th में 12th में सीख रखी है। तो एक टॉपिक आता था पैसी राइटिंग। सबने की हुई है कभी ना कभी पैसी राइटिंग? नहीं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है पैसी राइटिंग में की होगी? इंग्लिश लिटरेचर में की होगी ना पैसी राइटिंग। तो पैसी राइटिंग का रूल क्या होता था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट को 1/3 करना है। जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है हमने उसको क्या करना था 1/3 एग्जैक्टली वही रूल लगाना। इसके कोई नंबर नहीं है पर मुझे ये लिखना है। इसे जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है। इनफैक्ट अगर किसी की स्पीच स्लो है, मान लो आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन रह गए, एंड में टाइम आपके पास कम पड़ गया, तो ये पैराग्राफ चाहे स्किप कर देना। जैसे इस बार का पेपर बहुत लेंदी आया। लेंदी कैसे बनाया एग्जामिनर ने पेपर? 2-2 नंबर की केस स्टडीज पूछी। अब 2 नंबर की केस स्टडी में मुझे फैक्ट नहीं लिखनी है, मुझे सीधा लॉ और फिर कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि नहीं तो पेपर ही नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो इसे या तो 1/3 करो या फिर बहुत बहुत ज्यादा कम करके लिखो या लिखो ही लास्ट। और ना लिखना लास्ट प्रेफरेंस होगी। लास्ट में कंक्लूजन लिखने से पहले दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। फटाफट क्वेश्चन लिखना है बट सोचना आराम आराम से। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, कहते क्या जो एक्सेप्टेंस है टाइम बार डेट की ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो मुझे एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में आंसर देना। जो कोर्ट का जज होता है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली उसी भाषा में आंसर देता है। हमने भी बिल्कुल वही कर लिया। उन्होंने पूछा क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। हम लोग बोलेंगे if promise to pay was in writing, it shall be a valid contract and thus enforceable by law. हम हाईलाइट करेंगे if writing enforceable by। खत्म हो गया मेरा आंसर। ठीक है, मतलब बुक में जो चीजें छोटा सा पॉइंट गिवन है उसी में से केस स्टडी बन के आ सकती है। जैसे मैंने बोला था कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, बिल्कुल एक लाइन गिवन है आपकी बुक में, हेडिंग के बाद एक लाइन में डिफाइन किया गया, पर उसमें से पहला कंपल्सरी क्वेश्चन बन के आया था इसे। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख के दिखाओगे? फोर्थ क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो। कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा।
आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेचर का क्वेश्चन है, नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें हो। आपको क्या लग रहा है गिफ्ट किसके दिमाग में आ रहा है? गिफ्ट बच्चे गिफ्ट कैसे लग रहा है? किसने किसे गिफ्ट दिया? सोशल अग्रीमेंट है। एक स्टूडेंट को लग रहा है कि ये सोशल अग्रीमेंट है। बिल्कुल ठीक, दोनों बच्चे सेम बात ही बोल रहे हैं। एक एज्यूम कर रहा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन है, एक एज्यूम कर रहा है नहीं है। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो दोनों आंसर भी ठीक होंगे। आपकी कन्विक्शन के ऊपर है कि आप अपना पॉइंट कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। अगर आप बोल रहे हो, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि फ्रेंड्स ने स्पेशली एक क्या बोला उन्होंने, हाँ देखो उन्होंने क्या केसेस बोले, उन्होंने दो केसेस बोले। फर्स्ट केस में बोला कि राधा एंगेज विद द बिहेवियर ऑफ थ्री फ्रेंड्स, सीयू करना चाहती है फॉर द लॉस इनकर्ड। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि बालफर वर्सेस बालफर के अकॉर्डिंग ये तो एक सोशल अग्रीमेंट है। अगर फ्रेंड्स नहीं भी पे करेंगे तो कोई लीगल इंटेंशन तो है ही नहीं, आप सीयू नहीं कर सकते। ये मुझे कैसे पता चला लीगल इंटेंशन नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही मुझे एक सेकेंड हिंट दिया। कहते मान लो अगर क्या होता कि पार्टी में एक ग्रुप बनाया होता, कॉन्ट्रीब्यूटरी 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड से मुझे क्या पता चल रहा है कि सब लोगों ने बीच में कंट्रीब्यूट करना है, कि यहाँ पे इंटेंशन है हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। इस केस में अगर कोई भी फ्रेंड पे नहीं करेगा, हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो एक तो ये थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को आंसर करने का। और क्या आ रहा है दिमाग में? अच्छा, मैं एक मिनट
अकाउंट्स की तो ना मैं आपको असाइनमेंट्स के फॉर्म में दूंगी, क्योंकि मैं न्यू बुक बना रही हूँ विद सॉल्यूशन। तो मैंने बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, इन तीनों की भी आपको मंडे में विद सॉल्यूशन, उस पे मार्क भी करवा दूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा चलो, बिफोर आई सॉल्व दिस, सब लोग तसल्ली से, ये आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब लिखो, इसे लिखोगे कैसे? ये तो पहला ही स्टेप था डिटरमिन करना, मार्क्स तो लिखने के हैं। अटेम्प्ट कैसे करोगे? तुम्हें शक्लें देख के लग नहीं रहा था सबका पेपर अच्छा हुआ है? बहुत खुश थे, ये सारे बच्चे पास होने वाले ही मिलने आते हैं। जिसका अच्छा नहीं हुआ वो मिलने थोड़ी आएगा। तो सूर्यास्त अपना होमवर्क दे रही थी कि क्वेश्चंस करके आओ, आप सिर्फ बुक के क्वेश्चंस करके आ रहे थे। सेकेंड यूनिट में आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 2, उसमें आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते लॉ का पेपर इतना डिफिकल्ट था कि कई बच्चे लॉ के बाद इकोनॉमिक्स और मैथ का पेपर ही नहीं देने आए। हाँ जी, मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पिक्चर शेयर करो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स चेक करवाओ। ठीक है। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, बस केस स्टडी भी लिख दो। कौन सा केस याद किया था हमने? चिन्नैया वर्सेस रमैया। कौन से पैराग्राफ में? क्या चीज? कौन से पैराग्राफ में? कंक्लूजन में भी लिख सकते हो और लॉ में, फर्स्ट या थर्ड। हर पैराग्राफ के बाद ना एक लाइन ब्लैंक छोड़ो। और आपको ना पेपर में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो आपने फाइनल डे पे कैलकुलेटर यूज करना है, जो पेन यूज करना है, आप क्लास में भी उसी से ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी अच्छी स्पीड बने। पेन लिखो, थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करने की जरूरत है। इससे पता है क्या होगा, मैं तुम्हें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि तुम टॉपिक के आसपास घूम रहे हो। इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो टॉपिक है उसके बारे में बात करो। ये तुम्हें लाइन बिल्कुल ठीक लिखी के कंसिडरेशन कौन कौन दे सकते हैं। Therefore, there can be stranger to consideration, but no stranger to contract. इसके साथ ऐड करो further as per चिन्मया वर्सेस रमैया, पूरा नाम लिखना है। stranger to consideration can sue, but the other person can't. ये चीज बिल्कुल लिख सकते। दिस मीन्स नहीं आएगी, does कंक्लूजन बता रहे हो, ठीक है। does यहाँ पे पार्टीज का नाम यूज कर। हमेशा सॉल्यूशन लिखने से, बिल्कुल कंक्लूजन लिखने से पहले ना लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो कि एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है। उन्होंने क्या बोला, वेदर कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज वैलिड, कि क्या जो रीमा की बात है वो ठीक है। हम लोग बोलेंगे कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज नॉट वैलिड, कि मिस रीमा की जो कंटेंशन है वो वैलिड नहीं। द अदर पार्टी मिस्टर बलवंत कैन टेक अ लीगल एक्शन, ठीक है। नॉलेज पार्ट में बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन बेटर करना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन बना सकता है, बात है कि स्यू कर सकते हैं नहीं। Who is stranger to consideration can sue, he can't sue। कॉन्ट्रैक्ट तो बनाने की बात नहीं हो रही। बाकी सबका नहीं नहीं। अब मैं आपको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर दिखाती हूँ कि इस क्वेश्चन को आईसीआई ने कैसे आंसर किया। एक बार देखो सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हर चैप्टर के एंड पे उसके सॉल्यूशंस भी गिवन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी सी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे अभी तक बुक्स नहीं मिली, प्लीज ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो और अपनी बुक्स मंगवा लो, हमें आगे वाली क्लासेस में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये एग्जैक्ट आईसीआई का आंसर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहते इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। 2 सबसेक्शन डी में हमने पढ़ा है कि कंसिडरेशन कौन दे सकता है, प्रोमिसी और एनीवन ऑन हिज बिहाफ। उन्होंने लिखा कि कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। द डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। कहते अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कोई भी काम करता है तो हम उसे कंसिडरेशन मानते हैं। इसका मतलब है देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये था उनका पहला पैराग्राफ जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया लॉ। अब सेकंड पैराग्राफ में ना उन्होंने फैक्ट प्लस लॉ दोनों इकट्ठे मिला के लिखे, एनालिसिस किया है बेसिकली। देखो एनालिसिस कैसे किया। कहते हैं इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर बलवंत ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिस रीमा के साथ, बट मिस्टर सावंत हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू रीमा। बट कंसिडरेशन कहां से आई है, फ्रॉम मिस्टर बलवंत टू मिस रीमा, एंड सच कंसिडरेशन इज सफिशिएंट। कहते हैं ये वैलिड कंसिडरेशन किस चीज के लिए,
to enforce the promise of Miss Rima, the daughter, to pay annuity. तो उन्होंने इस पैराग्राफ को जो इतना बड़ा बनाया उसका रीजन ये नहीं कि इन्होंने फैक्ट बहुत बड़ा लिखा है, इन्होंने फैक्ट को लॉ के साथ मिला के एक्सप्लेन किया, एनालिसिस लिखा है एक तरह से। फिर कहते हैं फर्दर द डीड ऑफ गिफ्ट एंड प्रॉमिस बाय रीमा टू सावंत टू पे द एन्युटी वर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। कहते हैं दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक पर्सन दूसरे को गिफ्ट दे रहा है और साथ ही एन्युटी का प्रॉमिस किया जा रहा है, देयरफॉर हम इसे एक ही ट्रांजैक्शन मानेंगे और ये क्या होगी, एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी। फिर लास्ट में ये हमारा कंक्लूजन, कहते हैं इसका मतलब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्स नहीं कर सकता पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कर सकता है। देखो लास्ट लाइन, जज से जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए वो एग्जैक्टली उसी भाषा में आंसर करता है। हमेशा लास्ट लाइन लिखने से पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। उन्होंने पूछा था क्या रीमा की कंटेंशन सही है, तो आंसर में आया does the contention of Miss Rima is not valid। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करके मैं आपसे एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगी। कौन सी एक्सेप्शन? नहीं, फैमिली सेटलमेंट होती अगर दो लोगों में प्रॉपर्टी डिवाइड हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमें क्लोज नहीं बढ़ाना है एक और मैं ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले आंसर लिखना कैसे है, वो डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने इस बार जब टेस्ट दिया था उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डाले थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी टेस्ट में डाल दिया। उसमें क्वेश्चन था एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। अब शायद कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगा कि मैम इसमें क्या लिखना है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, उन्होंने हमें बोला कि एक्सप्लेन करो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला पॉइंट अग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज वैलिड एंड सेकंड प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट कांट बी एनफोर्स्ड। इस चीज को हम लोग, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो मतलब थाली में खाना परोस के दे दिया, तो इसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन था agreements made out of love and affection are valid। कहते इस चीज के ऊपर आप कमेंट करो कि आपका क्या कमेंट है कि जो अग्रीमेंट्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनते हैं ये वैलिड होंगे या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे दैट देयर कांट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, there can't be a valid contract without consideration। However, as per section number 25, in agreements made out of love and affection, there can be a valid contract if following conditions are met। अगर ये तीन कंडीशंस आप पूरी कर दो, तो बाकी सब तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है, एक्चुअली में जो नंबर मिलने हैं वो इसी चीज के मिलने हैं कि आपको अच्छे से याद है कि नहीं कि लव एंड अफेक्शन के केस में क्या रूल पूरे करने जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो फर्स्ट रूल था पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। Parties must be related to each other। नहीं, agreement must be in writing। And last, agreement must be registered under।
अगर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी आए तब भी मेरा फर्स्ट पैराग्राफ सेम रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन आए तब भी सेम रहेगा, लॉ में तो सेम चीजें ही लिखनी है। अगर केस स्टडी आए तो हम एक एडिशनल पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, उसमें हम फैक्ट्स लिख देते हैं और एंड में कंक्लूजन लगा देते हैं। आसान क्वेश्चन है। अब आगे से ना ये हमारा रूल है कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस की डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपने आप ध्यान में रखना है कि जब चैप्टर में जो भी टॉपिक चल रहा है उसे जाके घर से आईसीआई की बुक से रीड करना है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया आरएमएस की बुक के सारे क्वेश्चंस देख के आने हैं। आके आप मेरे से डाउट पूछो और हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। हाँ वो भी करते हैं, विल डू दैट। इस चैप्टर को खत्म कर लें, इसके बाद टेस्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट यूनिट के लिए हम सेपरेट डे डिसाइड कर लेते हैं, सेकेंड यूनिट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी इस बुक में गिवन है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। आई होप सब लोग इसके ऊपर अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे दैट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट एग्जिस्ट बट एडिक्वेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट। कंसिडरेशन की एग्जिस्टेंस जरूरी है बट एडिक्वेसी जरूरी नहीं। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू। कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन बार्गेनिंग पावर ऑफ द पार्टीज। ये तो पार्टीज की बार्गेन करने की पावर पे, नेगोशिएशन कैपेसिटी पे। आपकी बुक में शायद नेगोशिएशन कैपेसिटी लिखा हुआ है, दोनों इक्वल वर्ड्स हैं, करेक्ट वर्ड्स हैं। कहते ये तो पार्टीज की नेगोशिएशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। दस कंसिडरेशन मस्ट एग्जिस्ट बट एडिक्वेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट। पर उन्होंने वर्ड के आगे क्या लिखा? कमेंट। अगर इसी लाइन के आगे लिखा होता है इसको एक्सप्लेन करो तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होना। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि एडिक्वेसी का मतलब क्या है, मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पर अब उन्होंने लिखा है कमेंट, कहते तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, तुम कमेंट करो। फिर अब हम इनको इसकी एक्सेप्शन भी बताएंगे। सब एक्स्ट्रा लिखने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं, एक्स्ट्रा लिखने से पेपर पूरा ही नहीं होता है। तो ध्यान से समझना है कि एग्जामिनर क्या सुनना क्या चाहता है। जहां पे वो क्वेश्चन के एंड में लिख रहा है एक्सप्लेन, वो सिर्फ ये चाहता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो। जब वो लिख रहे हैं कमेंट तो तुम अपना ओपिनियन दो। ठीक है, वो तुम्हारे जजमेंट स्किल, तुम्हारी एनालिसिस स्किल चेक करना चाह रहे। फिर हम इसका एक सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे however if there is exceptional difference between consideration and market value and the party to a contract alleges that the consent was not free। अगर जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू में और कंसिडरेशन में एक्सेप्शनल डिफरेंस हो, हाई डिफरेंस हो, और जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो अलेज करे कि जो कंसिडरेशन थी वो जो कंसेंट था फ्री नहीं था, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्टिंग एविडेंस एंड इट मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम सपोर्टिंग एविडेंस ले सकते हैं कि शायद ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने वर्ड यूज किया मे नॉट बी, पक्का नहीं है कि वैलिड नहीं है, मे नॉट बी, शायद अब नहीं है। समझ आया सबको? सेकंड क्वेश्चन, मैं अपने पिछले स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलती थी और अभी वो रिपीट करके गए हैं, मैं आपको भी यही बात बोलूंगी। जब आप पेपर दे रहे होगे ना, आपको एग्जाम हॉल में क्लास की सारी स्टोरीज याद आएंगी। इतनी सारी थ्योरी याद हो ही नहीं सकती, तो जो इतनी कहानी है ना उसे इसलिए स्टोरीज के साथ लिंक करते हैं। आपके सामने ऐसे पूरा चार्ट खुलेंगे कि ऐसे लिखना है, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहते हैं मिस्टर सोहन ने अपनी प्रॉपर्टी के 10 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड के मिस्टर मोहन को बेच दिए और किस प्राइस पे सेल किए? 25 लाख। जो प्रॉपर्टी है उसमें एक कंडीशन लगी हुई थी कि जो भी इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा वो नॉट तो फ्री टू यूज, जो मर्जी करे 9 एकड़ के ऊपर, बट जो रिमेनिंग 1 एकड़ है इट हैज टू बी अलाउड टू यूज बाय मिस्टर छोटू सन ऑफ द सेलर फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस। एक पर्सन कह रहा है कि मैं अपने 10 एकड़ सेल कर रहा हूँ, और जब उसने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री में एक कंडीशन लिखी कि 9 एकड़ का तो तुम जो मर्जी कर लेना, पर जो 1 एकड़ है वो मेरा बेटा इसके ऊपर फार्मिंग करे, वो इसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, इसमें और कोई काम नहीं हो सकता। 12 अक्टूबर को मिस्टर सोहन की डेथ हो गई। जो सेलर था जिसने प्रॉपर्टी बेची थी उसकी डेथ हो गई, लीविंग बिहाइंड हिज सन एंड हिज वाइफ। ऑन 15 अक्टूबर परचेजर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी ऑडिटोरियम की। अब जो पर्सन है जिसने ये लैंड खरीदी मिस्टर मोहन, वो 10 एकड़ के ऊपर क्या बना रहे हैं? ऑडिटोरियम बना रहे हैं। अब मिस्टर छोटेलाल केस फाइल करना चाहते हैं परचेजर के अगेंस्ट और आपसे रिड्रेसल मांग रहे हैं। रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, रिड्रेसल दो हमें।
कहते हैं डिस्कस करो इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ये बताओ क्या मिस्टर छोटे लाल ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें क्या लिखोगे कि आमतौर पे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रूल लगता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो स्यू कर सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, सोहन और मोहन के बीच में। तो मिस्टर छोटे क्या हुए, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो मिस्टर छोटे लाल तो स्यू कर नहीं सकते। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक एक्सेप्शन है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ऐसे केस में एक पर्सन चाहे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी स्यू कर सकता। अब इस केस में लैंड के साथ ये कंडीशन जुड़ी हुई थी, इसलिए जो मिस्टर छोटे लाल हैं उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए स्यू कर सकते हैं। समझ आया जी सबको, आसान क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसिडरेशन का जो पहला हिस्सा हमने बनाया था चार्ट उसके बारे में क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी डन है, फिफ्थ भी डन है। फिफ्थ क्वेश्चन लीगल इंटेंशन भी लिख सकते हो, पेमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज भी लिख सकते हो। सिक्स क्वेश्चन कहते हैं आमतौर पे तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई मुझे सारी एक्सेप्शंस बताएगा, किसी को 7 के 7 पॉइंट्स याद हो, रेज योर हैंड्स। कौन ट्राई करेगा? यस, क्या? ट्रस्ट, ठीक है, और ग्रुप पेपर चल रहा है कि सभी इकट्ठे मिलके पास हो जाओ। ये क्या तरीका है? ऐसे अगर मैंने लिस्ट बना के दे दी तो फिर भी नहीं याद करे तो क्या बात करेंगे। देखो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में याद करो फिर याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना बहुत सिलेबस है। पहला वर्ड है ट्रस्ट, ट्रस्ट के साथ तीनों चीजें बोलो पहले, ट्रस्ट, मैरिज, फैमिली सेटलमेंट। दूसरा वर्ड था ए से रिलेटेड तीनों चीजें बोलो, एक्नॉलेजमेंट एंड असाइनमेंट। लास्ट पॉइंट था कोविड रनिंग विद द लैंड। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले से ही कर चुके हैं, एक बार फटाफट से पढ़ के इसका मेन वर्ड बताओगे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेन टाइटल क्या लिखोगे? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बिल्कुल ठीक है। मैंने कल भी स्पेशली ये बताया था कि यहाँ पे बालफर वर्सेस बालफर नहीं लगेगा, मैंने पहले लिखवा दिया था बालफर वर्सेस बालफर पर वो गलत था, तब मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाहती थी। एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की सारी कंडीशंस तो पूरी हो रही हैं। पार्टीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ है, कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ है, राइटिंग में, एंड इट इज, तो अपने आप एक्सेप्शन अप्लाई होगी, बिना कंसिडरेशन के भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। सेकेंड क्वेश्चन सेम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कहते हैं ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, इस चीज को एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ बच्चे इसका आंसर क्या होगा, इसका भी मेन पॉइंट बताओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सेम नेचुरल लव एंड अफेक्शन का ही क्वेश्चन है, उससे ही 3 अलग अलग तरीके से पूछा गया। एक बार नेचुरल लव एंड अफेक्शन देखो, ऐसे कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट लगा। एक बार उन्होंने नेचुरल लव एंड अफेक्शन को कैसे पूछा कि सिर्फ इस रूल को एक्सप्लेन करो, अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा मिस्टर रमेश वाला एग्जाम्पल बना के जिसमें ये वैलिड बन रहा है। फिर थर्ड टाइम पूछा जिसमें एक कंडीशन बस पूरी नहीं हुई, मिस्टर श्याम सुंदर वाले, इस केस में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं। नहीं, पर उन्होंने ये थोड़ी बोला कि गिफ्ट दे दिया, अगर वो रजिस्टर होता। एक सेकंड, तो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीटेड गिफ्ट तब होता जब घर की रजिस्ट्री करवा दो। अगर मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर दे दूंगी, तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं। अगर अगर घर की रजिस्ट्री करवा दो, यहाँ पे रजिस्टर का मतलब पर ये है ही नहीं। देखो उन्होंने बोला, उसने लॉयर को बुलाया और बोला कि रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाओ गिफ्ट का,
लॉयर ने बोला कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली टू गेट द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड। यहाँ पे वो इस चीज की रेफरेंस नहीं कर रहे। यहाँ पे रजिस्टर्ड वर्ड की जगह फिर होता है कि सब रजिस्ट्रार के पास जाके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई जा रही है। दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ टेस्ट के क्वेश्चन। एक एक करके मैं टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। आपको सजेस्टेड आंसर बताऊंगी अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे बताना। हाँ जी, तो क्वेश्चन में पहला टेस्ट था। टेस्ट में पहला क्वेश्चन था व्हाट आर टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ किस किस टाइप का होता है। और अब ये हमेशा ही रूल है, जब भी मैं अगला टेस्ट लूंगी पुराने चैप्टर्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे चार चीजें लिखेंगे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ना अगर बाई चांस किसी बच्चे ने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने हैंड रिटन नोट्स शेयर किए थे ना आपके ग्रुप में। अभी वही करती हूँ फिर दोबारा। अभी आप लोग एक फाइल ओपन करो, आपके ग्रुप में एक फाइल शेयर की है मैंने। तो वैसे तो सब लोगों ने इस चैप्टर के रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं। बाय चांस किसी ने नहीं बनाए तो 10 पेजेस में हैंड रिटन आपको ज्यादा लग रहा है, नहीं तो 2-3 पेज का ही कंटेंट है जो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड याद करना है। मैंने एग्जैक्ट वो वर्ड्स लिखे हुए, मतलब 1/3 कर दिया पूरी बुक को पहले से। इस चैप्टर में से कंफर्म्ड है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इस नोट से बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं। बुक का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, यूज दिस। एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे अपने पास रिटर्न में रखो। जैसे कि अगर आप जाओगे पेज नंबर 3 पे, उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया गया है टाइप्स ऑफ लॉज। लॉ किस किस तरह के होते हैं। पहला मैंने लिखा क्रिमिनल लॉ। कहते क्रिमिनल लॉ होता है फॉर वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ या पब्लिक रॉन्ग। तो एग्जैक्ट ये चीज आपके आंसर में आनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन पब्लिक रॉन्ग कर रहा है, किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, तो वो किसके अंडर फॉल करेगा, क्रिमिनल लॉ के अंडर फॉल करेगा। इसमें दो चीजें होती हैं, इसे गवर्न करता है, एक इंडियन पीनल कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड बताता है क्या क्राइम था, उसका नेचर और पनिशमेंट। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है इसे एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर क्या है। सिविल लॉ ये डिस्कस करता है डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सिविल लॉ फोकस करता है डिस्प्यूट सॉल्व करने पे रेदर देन पनिशमेंट। इसके बारे में बना हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दोनों की एग्जांपल लिखो। फिर आया हमारे पास कॉमन लॉ। तो हम बोलेंगे जो जुडिशरी ने एक केस में सॉल्यूशन निकाल दिया, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, कोर्ट को उसके साथ ही अबाइड करना पड़ता है उसके जैसे सिमिलर केसेस में। सो अ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहते हैं रूल ये है, स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। कोर्ट ने अगर कोई एक चीज डिसाइड किया है किसी केस में, उसका सिमिलर फैक्ट अगर किसी और केस में होगा, सेम डिसीजन होना चाहिए, ऐसा बायस नहीं होना चाहिए। मान लो एक पर्सन ने सेम आंसर लिखा, मैं उसे 5 नंबर दूं, दूसरे बच्चे को 3 मार्क्स दूं, तो कहते हैं ऐसे बायस नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टैंड बाय व्हाट यू हैव डिसाइडेड। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो बिल्कुल आसान है, मुझे 3 प्रिंसिपल्स लिखने हैं। पहला प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यू कैन नॉट बी अ जज ऑफ योर ओन केस एंड ऑल द डिसीजंस मस्ट बी रीजन्ड डिसीजंस। क्या डिफिकल्ट था ये। ऐसे मत सोचना कि मैंने हेडिंग्स लिखने तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग का 1 नंबर भी शायद मैंने प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना। पहला क्वेश्चन था ये टेस्ट का। तो कोई अब तुम्हें कमी पता चल गई क्या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। 4 मार्क्स से ऊपर तो नहीं मिलेंगे। अगर 4 से कम हुए हैं तो सोचो तुम्हारी गलती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने सारा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हुआ था। पुली वाले के केस में ये था एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट।
और लास्ट में था void कॉन्ट्रैक्ट, नहीं है, गलत है। आंसर वुड बी void अग्रीमेंट, void ab initio। दोबारा ध्यान से पढ़ो और बताओ void अग्रीमेंट है कि void कॉन्ट्रैक्ट। चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ऐसे तो तुम सबको इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताना है। एमसीक्यूज में भी ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि मल्टीपल आंसर्स तुम्हें ठीक लग रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है जो उसमें सबसे परफेक्टली फिट हो रहा है। ऐसे तो इनवैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता, तीनों को एक ही मतलब है ना। इलीगल और अनएनफोर्सेबल का भी सेम ही मतलब है, पर मुझे बिल्कुल वो सही चीज लिखनी है जो मैंने याद करवाई हुई है। अगर ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं होगा आप लिखोगे इलीगल, अगर एनफोर्स टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो सकता आप लिखोगे अनएनफोर्सेबल। यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, कहते शुगर कब डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिफोर सप्लाई इज अफेक्टेड। वो जो सप्लाई करने से पहले ही फैक्ट्री में आग लगी थी और वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो अग्रीमेंट सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहले वैलिड था बाद में वॉइड, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। पहले वैलिड अग्रीमेंट था, टेक्निकल एरर में किसी और लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बुक्स नहीं पढ़ी, बुक से नहीं रीड करती ना, नहीं पढ़ा, बुक में एग्जांपल है ये। तुम बुक अगर नहीं पढ़ोगे तुम नहीं होगे पास, तेरा जितना मर्जी IQ है तो पास ही नहीं होगी ऐसे। तुम लोगों ने कभी वर्ड सुना इंटेलिजेंट फेलियर? सुना इंटेलिजेंट फेलियर? सुना हुआ है वर्ड, क्या मतलब है इसका? सारे पॉइंट ठीक लिखे हैं और एक भी मतलब वो मैम ने पास नहीं किया क्योंकि कोई बात नहीं। हम सब में 4 मिला है। हाँ 4 ही, 4 से आगे नहीं मिलते हैं, पूरे में पूरा 4 मिला है। नहीं मिलते। एक ना वर्ड है द इंटेलिजेंट फेलियर, इसका मतलब है बच्चे इंटेलिजेंट है पर लाइफ में फेल हो जाते हैं। ये एक ना मेरी वन ऑफ द माय फेवरेट कोट है, मैं आपको मूवी भी किसी दिन ये दिखाऊंगी क्लास में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर ना मूवी बनी हुई है, जो मैकडॉनल्ड्स का ओनर है ना उसने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की हुई, जो तुमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उसने लिटरली मिस्टर टेलर के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं 14 के 14 उस मूवी में दिखाया गया कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया उसने, तब जाके मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बना। मूवी के एंड का ये बिल्कुल लास्ट डायलॉग कहता है, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। दुनिया में कोई भी चीज परसिस्टेंस की जगह नहीं ले सकता। परसिस्टेंस मतलब लगातार लगे रहो, बस लगे रहो, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। टैलेंट विल नो, नथिंग इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट। कहते दुनिया में इससे ज्यादा कोई कॉमन चीज है ही नहीं कि लोगों के पास टैलेंट तो है पर वो लाइफ में फेल हो गए। इंटेलिजेंट फेलियर दुनिया में बहुत ज्यादा है। जीनियस विल नॉट, IQ ज्यादा होने से भी कुछ नहीं होता। अनरिवॉर्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट अ प्रोवर्ब। आप लोगों ने इतने सारे आजकल तो ट्रोल्स बनते हैं कि जो लोग टॉपर होते हैं वो बैक बेंचर के पास जॉब कर रहे होते हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है कि जीनियस होने से कुछ नहीं होगा कि तुमने पेपर में मार्क्स ले लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परसिस्टेंस, तो इन्होंने बोला एजुकेशन विल नॉट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एजुकेटेड डेरिडेक्ट, परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन अलोन आर ओमनीपोटेंट। बिल्कुल क्लियर रूल है सीए पास होने का। क्लास लगाओ, क्लास में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है, मेंटली प्रेजेंट होना है, जाके बुक से पढ़ो। नथिंग कैन रिप्लेस दिस। मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप ICAI की बुक नहीं पढ़ोगे आप लॉ में पास नहीं हो सकते। अकाउंट्स के क्वेश्चन जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे आप नहीं पास हो सकते, आपका जितना मर्जी अच्छा IQ हो। अगर आप अकाउंट्स के क्वेश्चन का ऑडिट कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो और उसका सोल्यूशन देख रहे हो, तुम नहीं पास होगे पेपर में, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। जब अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें आता है कि नहीं आता। ऐसा करता है कोई कि क्वेश्चन देख के साथ साथ सोल्यूशन देखता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन मिस्टर प्रथम वाला, इसमें कोई डाउट क्या था? इसमें ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, वही अप्लाई करना है। फोर्थ में कमेंट करना है, मैंने उसके जैसे आज 2 क्वेश्चंस कराए। पहला था कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और सेकंड था प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट था रामास्वामी वाला क्वेश्चन, इसका मैं सजेस्टेड आंसर दिखाती हूँ।
ये भी वैसे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था रामास्वामी का। मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो उस केस में हमने क्या बोला था, फाइनल क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट पहले रीड करे। हाँ हाँ हाँ, गेरा से आई से का सजेस्टेड आंसर पढ़ो एक बार। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आई से का सजेस्टेड आंसर है। कंक्लूजन के नंबर नहीं है, फैक्ट के नंबर नहीं है, लॉ अच्छे से लिखने के नंबर है। नहीं, आप और डिटेल में एक्सप्लेन करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं सेक्शन नंबर 4 में रूल बताए गए हैं कम्युनिकेशन ऑफ एंड टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। सेक्शन नंबर 4 में बोला गया कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सेप्टर, जब वो सामने वाले को पता चल जाए। कोई भी इररिलेवेंट चीज एग्जाम में लिखनी नहीं, जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है सिर्फ वही लिख। क्वेश्चन में दो चीजों की डिस्कशन है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। तो उनकी हेडिंग ही पहले क्या आ रहा है कि हम क्या डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन एंड टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। एग्जैक्टली उन्होंने वही चीज लिखी कि मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। पहला रूल उन्होंने बताया कि एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के भी दोनों रूल नहीं बताए। एक्सेप्टेंस में सिर्फ किसके पर्सपेक्टिव से बताया, जो रूल में अप्लाई हो रहा है, कि एक्सेप्टर के पर्सपेक्टिव से कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजल। फिर सेकंड पैराग्राफ में एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर सकते हो किसी भी टाइम पे, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, उससे पहले पहले मैं कभी भी इसे रिवोक कर सकती हूँ। इसके बेसिस पे पहला पॉइंट, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड, क्योंकि उसने टेलीग्राम भेज दिया था। सेकंड कहते हैं अगर वो पहले टेलीग्राम ओपन करेगा, एंड दिस वुड बी नॉर्मली सो इन केस ऑफ रैशनल पर्सन, और रैशनल पर्सन हमेशा पहले टेलीग्राम ही ओपन करेगा, एंड रीड्स इट, द एक्सेप्टेंस स्टैंड्स रिवोक्ड. If he opens the letter first and reads it, revocation is not possible as contract has already been concluded. ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम किसी को? Second time में वो लिख सकते हैं by using fast modes of communication. फर्स्ट में वो लिख सकते हो, सेकंड में उसका रेलेवेंस नहीं है। Second हाँ, में लिख सकते हो। क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल पॉइंट करेगा उसको, इसके दो क्वेश्चन है, इसमें तो सेक्शन 4 का बोल रहा है और एक में ये वाला है, इसमें वो एज अ उसको प्रिंसिपल पॉइंट दे रहे हैं, बट ऑफिशियली कंप्लीट है। तो प्रॉब्लम है सेट हाँ जी, समझ आ गया भाई सबको? सब सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन करेंगे अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं।